हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द फोर्थ चैप्टर ऑफ ईएसआई दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अभी से पहले हमने 3 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, जिसमें सबसे पहला था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हमने बात की थी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। फिर हमने देखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ अगर आप फर्स्ट चैप्टर के लर्निंग्स को रिकॉल करो थोड़ा सा, तो उसमें से जो ऐसे की टर्म्स निकल के आए थे, वो एक तो ये कि ग्लोबली जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं या फिर कंट्रीज हैं, तो वो कोई 3 टाइप की ही इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। या तो हो सकता है वो कैपिटलिज्म हो, या फिर हो सकता है सोशलिज्म हो। बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वो फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कि जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है यहाँ। नाउ अगर आप सोशलिज्म के बारे में थोड़ी बातें रिकॉल करो जो हमने डिस्कस किया था अपने फर्स्ट चैप्टर में, उसमें एक चीज थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में वहाँ की कंट्रीज प्लान करती हैं कि आगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा एंड उसके लिए क्या क्या हमें काम करना है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी अगर आप इसको रिलेट करो, तो आप ऐसे देखो कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, राइट। हम या फिर कोई कंट्री वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो हम वो सारे काम नहीं कर सकते जो कि हम एक्चुअली में करना चाह रहे हों, राइट। तो अब होता क्या है फिर कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हों एंड हमारे नीड्स अनलिमिटेड हों, उस केस में हमें करनी पड़ती है प्लानिंग। प्लानिंग इसलिए भी क्योंकि आपको हर चीज का ध्यान रखना है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। बाकी अगर हम थोड़ा सिलेबस को देखें, तो ये थोड़ा हिस्टोरिक हो जाएगा चैप्टर, लेकिन एग्जाम में जो हमें काम आने वाला है वो ये कि प्लानिंग कमीशन क्या था, ऐसे कौन कौन से शॉर्ट कमिंग्स थे जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, एंड उसके बाद फिर नीति आयोग को लाया गया। तो ये पहले हमें समझना है। उसके बाद हमें नीति आयोग के थोड़े फंक्शंस को समझना है कि वो क्या होते हैं, बेसिकली नीति आयोग को करना क्या होता है, एंड उसके लिए जो टीम होती है पूरी, तो उस टीम का कंपोजिशन क्या है, ये थोड़ा बहुत समझना रहेगा। तो इसमें फैक्ट्स हैं, बीच बीच में जो हमारे डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स थे, हम उसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, तो जितनी भी हिस्टोरिक चीजें हैं यहाँ पे, उसको हम बहुत ब्रीफली देखेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि प्लानिंग कमीशन ने ओवर द ईयर्स क्या क्या काम किए हैं। और उसके बाद फिर हम लास्ट में नीति आयोग पे जाके उसको डिस्कस करके फिर चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का। प्लानिंग की मीनिंग मैंने आपको बता दी कि जब भी ऐसा होता है ना कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो, तो आपको पहले से आपको एडवांस में सोच के रखना होता है कि रिसोर्स का जो आपके पास अवेलेबल है, उसका कौन सा कंपोनेंट आपको किस चीज को एलोकेट करना है। आप हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, उसमें आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। एंड इन केस अगर आप सारी चीजें नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सोचना पड़ता है, पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है जिसमें आप किसी 2 3 या 4 चीजों को प्रायोरिटी देते हो कि मुझे पहले यही करना है। जब ये हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है मैं बाकी की भी काम करूं। तो बहुत लेमन लैंग्वेज में जो प्लानिंग की डेफिनेशन है, दैट इज इट इज अ कॉन्शियस एंड केयरफुली थॉट आउट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इफिशिएंटली यूटिलाइज द कंट्रीज अवेलेबल रिसोर्सेज। ये यहाँ पे आपका की फ्रेज है, जिसको कि आप बहुत अच्छे से देखोगे, ध्यान देंगे। टू रियलाइज सम बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ में आ गई? तो पूरे कंट्री का जो भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको सस्टेन रखने के लिए जो हमें एक्टिविटीज करनी होती हैं, हम उसको बोलेंगे कि वो इकोनॉमिक प्लानिंग है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे वैसे लिखा है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़े इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जो सबसे पहला हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रेमवर्क का, वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने बार बार बात कर ली है वैसे पहले ही, कि ग्रोथ हमेशा मेजरेबल होता है। अब ग्रोथ, किसी भी कंट्री का कितना ग्रोथ हुआ है, उसको हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिजल्ट सबके सामने होते हैं एंड उसमें ग्रोथ होनी ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मतलब ये कि उस कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो फेल हो रही है, राइट। तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सबको हम ग्रोथ बोल सकते हैं अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है लेवल में, राइट। अच्छा, अगर हमने सिर्फ ग्रोथ पे फोकस किया, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस किया कि चलो ठीक है हमारी जीडीपी बढ़ जाए, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि इस ग्रोथ में जो पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। जैसे मान लो कि कोई हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, राइट। हो सकता है कि उसके पास लिमिटेशंस हो, वो शायद कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहा होगा। तो उस केस में क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रोथ हमेशा मेजरेबल होता है, लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ड है जो कि किसी भी टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको छोड़ देना है, हमें उसको इग्नोर कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर कंट्री की ग्रोथ रेगुलरली हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट को यह भी ध्यान रखना होता है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं है, उनको भी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, वो चाहे फूड हो, वो चाहे हेल्थ केयर हो, राइट। तो उसके लिए जो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, वो है सोशल जस्टिस, कि आपको ग्रोथ के साथ साथ
सोशल जस्टिस भी इंश्योर करनी है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो लोग डेवलपमेंट के पार्टिसिपेंट्स नहीं है या फिर जिस वे में होना चाहिए उस वे में नहीं है, राइट। जैसे मान लो कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आती हैं बाहर से यहाँ पे काम करने, वो सारे सारे के सारे एमएनसीज में आइडियली होना ये चाहिए कि इंप्लॉयमेंट सबको मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी किसी केस में विमेन को उतने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना हो। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि विमेन यहाँ पे इंडिया में वो होम मेकर्स ज्यादा होती थी, तो हो सकता है कि अभी भी बहुत एरिया में ऐसा हो कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का उनको चांस ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो सरकार का ये काम है कि इंश्योर करना कि दोनों जेंडर में, ठीक है, मेल हो फीमेल हो या इवन ट्रांसजेंडर्स हो, उनको भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले, सो दैट वो कंट्री के साथ साथ उनकी भी ग्रोथ हो। तो ये होती है सोशल जस्टिस। अच्छा, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप R&D और ये सबसे रिलेट कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि अभी जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें अपना आउटपुट बढ़ाना होता है। वो आ जाएगा किसमें, वो आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ और ज्यादा हो उसके लिए हमें अभी से काम स्टार्ट करना होता है। तो मतलब ये कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है एंड उनको यूज करने की जो हमारी अभी फिलहाल की कैपेसिटी है, हमें उसको भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है, मतलब उसको भी इंप्रूव करना है। जैसे मान लो कि बैंकिंग सिस्टम, इसमें जब कंप्यूटर्स आ गए एंड उस टाइम जो भी बैंक्स के एम्प्लॉइज थे, अगर उन्होंने कंप्यूटर यूज करना नहीं सीखा होता तो ऐसा हो सकता था कि वो शायद बहुत जल्दी आउट ऑफ जॉब हो जाते हैं, राइट। लेकिन उनको ये थ्रेट दिखा, उनको ये दिखा कि अगर मैंने ये नहीं सीखा तो शायद मैं बैंक पे काम करने के लायक नहीं रहूंगा, राइट। तो धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे सारे स्किल्स जो कि आगे आगे यूज होने वाले हैं वो आपको सीखने होते हैं। तो मतलब एम्प्लॉयज की ड्यूटी ये है कि वो सीखें, वो अपने आप को अपग्रेड करें, एंड सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करे सो दैट पूरी की पूरी कंट्री मॉडर्नाइज हो पाए। ओके, तो ये हो गया आपका किसका पार्ट, मॉडर्नाइजेशन का। इसी के साथ साथ है सेल्फ रिलायंस, जो कि बहुत अलग नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने टेक को रेगुलरली अपग्रेड कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे पर डिपेंडेंट होकर रहना ना पड़े। जैसे कि एक कंट्री है इजराइल, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। वो छोटी सी कंट्री है एंड उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा मॉडर्नाइज कर रखा है कि इंडिया भी वहां से वेपन्स लेता है जो कि हम खुद नहीं बना पाते। वेपन्स की बात नहीं है सिर्फ, इजराइल ने बहुत सारी चीजें दी हैं वर्ल्ड को, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एग्रीकल्चर में जिसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अब इजराइल को वो एक्चुअली फोर्स थे, उनके पास उतने वाटर रिसोर्सेज है नहीं, तो जो भी उनके पास हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की एंड उन्होंने कोई ऐसा मेथड निकाला जिससे कि वाटर की अगर क्वांटिटी बहुत कम हो तो उसके साथ भी कैसे एग्रीकल्चर की जा सकती है, राइट। तो उन्होंने ये वाली सिस्टम निकाली। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको फिर इनोवेशन लानी पड़ेगी, इसके बिना आपका इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। या तो आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए फिर ये है कि आपको बहुत ज्यादा फॉरेक्स देना पड़ेगा, आपको बहुत सारे डॉलर्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आप इंपोर्ट कर पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से ही इनोवेट करो, मतलब कि खुद से मॉडर्नाइज करो, और जितना ज्यादा मॉडर्नाइज कर पाओगे तो आपकी रिलायंस दूसरों पे खत्म होती चली जाएगी, राइट। तो जिस कंट्री में हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन है, हाई डिग्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो कंट्री बाय डिफॉल्ट बाद में सेल्फ रिलायंट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक टाइम पे हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं होते थे, उसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमारी प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई कि फिर हमने बाहर से मंगाना छोड़ दिया। मतलब बहुत कम चीजें हैं जो हम अभी भी बाहर से मंगाते हैं, बट अगर आप राइस की बात करो, व्हीट की बात करो, तो हम ऐसे हैं। इनफैक्ट राइस की अगर हम बात करें तो इंडिया, वर्ल्ड में जितना भी राइस सप्लाई होता है, इंडिया उसका अकेले 40% एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया उसका 40% अकेले एक्सपोर्ट करता है। तो आप समझ रहे हो कि एक टाइम पे हमारे पास इतना खाना नहीं होता था, इतने ग्रेन्स नहीं होते थे कि हम लोगों को, अपने ही लोगों को खिला पाए। आज वर्ल्ड में हमारा शेयर है 40% का राइस एक्सपोर्ट में। तो मतलब ये कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद हम इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं। तो ये बात है बस फूड ग्रेन्स की। ऐसे ही हमें बाकी के सेक्टर्स में भी करना है, सो दैट हम बाद में सेल्फ रिलायंट बने एंड हमें किसी और की जरूरत ना हो। क्योंकि अगर हमें किसी और की जरूरत पड़ गई तो उस केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट। जैसे मान लो पेट्रोल मंगाते हैं, अब कुछ ऐसा इशू हुआ सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में कि सऊदी ने या फिर ओपेक ने गुस्से में आके तेल के दाम बढ़ा दिए बहुत ज्यादा। अब अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इंडिया को बहुत लॉस होगा उससे। क्यों? क्योंकि हम 85% अपनी नीड्स वो बाहर से पूरा करते हैं, राइट। तो अगर मान लो पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए किसी और रीजन की वजह से जिसमें हम पार्टिसिपेंट हैं भी नहीं, हम उसमें इन्वॉल्व हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा,
तो अगर मान लो ऐसा होता कि हमारे पास जैसे पेट्रोलियम के रिजर्व्स नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर, लेकिन हमारे पास जो भी है अगर वो इतना होता कि हमें बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर ओपेक कितना भी दाम बढ़ाए हमें उससे कुछ नहीं करना, फिर लेना देना नहीं, बिल्कुल भी लेना देना उससे नहीं है। इनफैक्ट फायदा हो सकता था कि अगर ओपेक ने दाम बढ़ाया तो हम थोड़े कम दाम पे बाकी देश को बेच पाते, राइट। अच्छा, अब अगर मान लो हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है तो हमें कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो कि पेट्रोलियम का ऑल्टरनेटिव हो और उसमें फिर वर्ल्ड को हम एक ऑल्टरनेटिव ऑफर कर पाए। तो उसमें आजकल बहुत ज्यादा बात चल रही है एंड आगे भी चलती रहेगी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब उसमें जो चीज यूज होती है जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व इंडिया में मिला है, ठीक है। अब अगर हमने इसको अच्छे से यूज किया, तो फिर ये आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हमने लिथियम को मान लो कि इससे जो बैटरी बनती है बेसिकली, उस बैटरी को हमने बहुत बड़े स्केल पे ग्लोबली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो ये चीजें फिर पेट्रोलियम की ऑल्टरनेटिव होती हैं। तो ओपेक की फिर डिमांड कम हो जाएगी। ओपेक के लिए मतलब इनकी जो पूरे आप ऐसे बोल लो कि वर्ल्ड में इनकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर लोग ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच कर रहे हैं तो फिर लिथियम की डिमांड बढ़ेगी जो कि हमारे पास है, राइट। तो ये होता है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का, कि आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। बाकी आप एक बार डेफिनेशन देख लेना तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो प्लानिंग तो हमने समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर आप हिस्टोरिक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कब कब किस टाइम पे या किस टाइम पीरियड में एफर्ट्स डाले गए थे कि प्लानिंग को लेके बात हो या उस पर डिबेट हो या फिर उसके लिए कोई पॉलिसी है। तो जो सबसे जिसको हम बोल सकते हैं लैंडमार्क इवेंट, वो ये था जब 1867 में दादा भाई नौरोजी उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें उन्होंने बात ये बोली बेसिकली, जो कि अब हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए फैक्ट बेसिस पे और बहुत ही अच्छे से अपने अपने आर्गुमेंट को प्रेजेंट करना। आप एक बार ध्यान दो कि ये जो बुक है ना, ये 1867 में लिखी गई थी, तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, राइट। तो उन्होंने ये बताया कि इंडिया से जो वेल्थ का ड्रेन हो रहा है तो उसके वजह से यूके अमीर होता जा रहा है, ब्रिटेन वहां पे अमीर होता जा रहा है और इंडिया में गरीबी बढ़ती जा रही है ना। उन्होंने तो ये बात बहुत सिंपल वे में बोल दी, जो कि अब हमें सिंपल लग रही है, उस समय सिंपल नहीं थी। इसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। लेकिन आप इससे और भी बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हो। जैसे आजकल जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, ठीक है, ब्रेन ड्रेन। अब ये क्या है? तो आप ऐसे समझो कि जो हमारे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, ठीक है, वो इंडिया छोड़ के बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं पढ़ाई करने हो या फिर उसके बाद जॉब करने हो। जॉब करने के बाद फिर वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं, जैसे कि अभी गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अगर मान लो ये सारे लोग अगर अभी इंडिया में रहते एंड इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते, तो सोचो कि हमारा कितना फायदा होता। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस आपको ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि जो हमारे टॉप माइंड्स हैं, रीजंस बहुत सारे हैं कि क्यों वो यहाँ पे नहीं है। उनको बाहर अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑब्वियसली वो जाना चाहेंगे। ऐसा बहुतों के साथ होता है। लेकिन इसकी वजह से जो इंडिया का लॉस हुआ है, आप ऐसे समझो कि इतने साल से 47 के पहले भी इंडिया से लोग जाते रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल 47 के बाद की चीजें देखते हैं। उसके बाद जितने भी गए हैं, और ये तो बस 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसे ऐसे कितने लोग, तो वो सारे अगर इंडिया में होते, उनको अगर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली होती, तो सोचो कि देश का कितना ज्यादा ग्रोथ होता, जो कि नहीं हो पाया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था लोगों को बताने का कि देखो इसका नुकसान क्या हो रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसके जो चीफ थे पहले वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये 1938 में फॉर्म हुआ था, जिसको कि बाद में लीड किया नेहरू जी ने। तो ये सेकेंड एक हम बोल सकते हैं ऐसा कि लैंडमार्क इवेंट है, जिसमें कि ये ट्राई की गई सोचने की कि जब हमारी कंट्री, जब हम फ्री हो जाएंगे तो फिर हम प्लानिंग को कैसे आगे बढ़ाएंगे या फिर हम किस वे में प्लानिंग करेंगे। तो ये सेकेंड हमारा इवेंट था। थर्ड है जब हम इंडिपेंडेंट हो गए फाइनली, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी कि इंडिया से एक टीम भेजी गई थी सो दैट सोवियत यूनियन का जो उनका पूरा का पूरा मॉडल है वो समझ के आए एंड ये देखे कि क्या उसको यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाना फिजिबल है या नहीं है। ओके, तो जब वो टीम आई तो उन्हीं के इनपुट्स के बेसिस पे 1950 में प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया। उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था। इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी एक्ट से या किसी लॉ से नहीं बना था, ठीक है, ये किसी आर्टिकल या फिर किसी एक्ट से नहीं बना था, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था।
लेकिन इसको थोड़ी सी पावर दे दी गई कि वो रेगुलेशंस या फिर डायरेक्शंस फ्रेम कर सकता है एंड प्लानिंग कमीशन उस डायरेक्शन को इन्फोर्स भी कर सकता है। मतलब कि जो स्टेट इनकी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर इनके पास वो राइट था उस समय कि वो अगर चाहे तो उनको इन्फोर्स करे कि नहीं, ये आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो ये मार्च 1950 में फॉर्म हुआ था। अच्छा, इनके जो प्लान्स होते थे, इनकी जो गाइडलाइंस होती थी या फिर जो इनका विजन होता था, वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट में होता था जो कि ऑपरेशनल होता फॉर 5 ईयर्स। तो इसलिए इनको 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या था कि जो इन्होंने रूल्स बनाए या फिर जो इन्होंने विजन दिखाया, तो उनका ये बोलना होता था कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में पूरे कंट्री को ऐसे ऐसे काम करने हैं जो कि इसमें मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट में, सो दैट 5 ईयर्स के बाद हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। तो वो इसमें सारी बातें लिखी हुई होती थी।